नमस्कार। विमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम जुनून जिंदगी है में स्वागत है दोस्तों आप सभी का दिल से। दोस्तों हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं डॉक्टर मंसूर आलम, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, डेडिकेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, child development and childhood disabilities. With a vision to cultivate young minds with knowledge, skills, judgment to be global leaders and to meet challenges of today's science and technology. देश और विदेश से सम्मानित हो चुके हैं डॉक्टर मंसूर आलम and to update his knowledge, he is always part of various national and international conferences. क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, समाज का भविष्य हैं और वो आने वाली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सबसे बड़ी बात आज के कार्यक्रम की ये है कि हमें डॉक्टर मंसूर आलम के बारे में जानकारी नहीं थी। इन्हीं के एक पेशेंट ने हमें इनके बारे में बताया, जिसके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। डॉक्टर मंसूर आलम, आपका स्वागत है विमेन टीवी इंडिया के इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे नमस्कार सर, नमस्कार सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ कब शुरू हुआ, चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान कब गया? जी, लगभग आज से 30 साल पहले मैं जब 1991 में मेडिसिन की पढ़ाई करके जब मैं दिल्ली आया तो मैं आंखों के हॉस्पिटल में काम करता था। वहाँ काफी बच्चे मैं ऐसे देखा करता था जो आंखों में दिक्कत होती थी, उसके साथ साथ डेवलपमेंटल डिले भी हुआ करते थे। तो मेरे जो सीनियर डॉक्टर थे जिनके अंडर हमारी टीम थी, वो सभी बच्चों को ये कहते थे कि आंखों का तो मैं इलाज कर देता हूं, बाकी के लिए आप 2-3 साल हैं। तो वहां से एक इंटरेस्ट बना। उसी दौरान इंग्लैंड के ओडीए, ओवरसीज डेवलपमेंटल अथॉरिटी के जरिए इंडिया में कोर्स स्टार्ट हुआ जिसको पोस्ट ग्रेजुएट पीडियाट्रिक थेरेपी का नाम दिया गया था। मेरी उस कोर्स में एडमिशन हुई। वहां से चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर, पे मेरा करियर स्टार्ट हुआ जो आज तक जारी है। ये सर, जिस तरह से आमतौर पे बच्चों की इलाज की बात होती है तो आमतौर पे पीडियाट्रिक्स की बात हम करते हैं, तो ये उससे अलग ब्रांच हुई। हाँ, ये जनरल पीडियाट्रिक्स से बिल्कुल अलग है। देखिए, जनरल पीडियाट्रिक्स में आमतौर पर जो है बच्चे के डिजीज पे काम होते हैं। डिजीज में जैसे कॉमन डिजीज है सर्दी, खांसी, बुखार, इन्फेक्शंस, और इस ब्रांच में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और डिसऑर्डर पे काम होते हैं। यानी कि ऐसी तकलीफों पे काम होती है जिसका ताल्लुक डेवलपमेंट से है और ऐसा डिसऑर्डर जो डेवलपमेंट को ही जो है कहीं ना कहीं आघात पहुंचाता है। जी। जैसे सेरेब्रल पॉल्सी नाम की डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में फिजिकल लिमिटेशन बहुत होती है। हाँ जी, हाँ जी। सर, जैसे आपके इस तरह के अगर और कुछ डिसऑर्डर के नाम देखेंगे, जैसे ऑटिज्म नाम का एक डिसऑर्डर है। जी। तो सर, ये कैसे पता लगता है, आइडेंटिफाई कब होता है, डायग्नोज कब करते हैं आप, कि किस तरह से डायग्नोज होता है कि बच्चे को ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी या इस तरह की कोई डिजीज है? हाँ, देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, चाहे बच्चा दुनिया के किसी हिस्से में भी पैदा हो, उनके एक माइलस्टोन्स का जो है प्रोफाइल है। यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद रोएगा, जो कि पहली साइन है ना। चाहे किसी भी तरह बच्चा पैदा हो तो पैदा होते ही रोना चाहिए। ये इस तरह से, जैसे बच्चा अगर 4 हफ्ते का होगा, है ना, तो वहां से बच्चा मुस्कुराएगा बदले में। तो ये माइलस्टोन्स के जो है चेकलिस्ट है या डेवलपमेंटल प्रोफाइल है। जब कभी भी किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त या पैदाइश से पहले प्रेगनेंसी में या पैदाइश के बाद लगभग 8 साल की उम्र तक कहा जाता है कि बच्चे के डेवलपमेंटल प्रोफाइल जो है नॉर्मली डेवलप नहीं हो रहा है।
या कुछ ऐसे साइन दिखाई पड़ रहे हैं जो आमतौर पर नॉर्मल बच्चों में, जिसे हम रेगुलर डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें दिखाई नहीं पड़ता, वो पहली संकेत है। जैसे कुछ तो ऐसी संकेत भी होती है जो पैदा होते ही पता चल जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, जिसके चेहरे मंगोलियन होंगे, गोल चेहरा होगा। इसी तरह हाइड्रोसेफेली, जिसके सिर में पानी भरा होगा, सिर का साइज बहुत ज्यादा होगा। या माइक्रोसेफेली, सिर का साइज काफी छोटा होगा। तो इन तकलीफों को जो है, कुछ तकलीफों को तो पैदा होते ही पहचाना जाता है, कुछ लक्षण के बेसिस पे पहचाना जाता है। अब तो खैर नई साइंस, इतनी अच्छी साइंस आ गई है कि बच्चे के मूवमेंट को देखकर, यानी कि बच्चा लेटा हुआ है, किस तरह से हाथ पैर मार रहा है, उस मूवमेंट को देखकर हम बता सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल डेवलप हो रहा है या ये एबनॉर्मल डेवलप हो रहा है। साइंस वहां तक पहुंच चुकी है। जी। तो सर जब एक बार आप डायग्नोज कर लेते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है ये नॉर्मल बच्चे वाली नहीं है, तो इसमें प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है इलाज की, वो किस तरह से होती है? जी, देखिए पैदाइश के बाद अमूमन आज के डेट में काफी हॉस्पिटल्स और काफी डॉक्टर्स इस फील्ड में अपडेटेड है। वो माँ बाप को गाइड करना शुरू कर देते हैं। अगर पैदाइश के वक्त में किसी बच्चे को ऑक्सीजन की कमी से बच्चा जो है नीला पड़ गया, काला पड़ गया, या बच्चे को पैदाइश के कुछ देर के बाद दौरे पड़ गए, तो डॉक्टर्स उसको ये कहते हैं कि देखो जी, आपके बच्चे की पैदाइश में जो घटना घटी है, ये घटना इशारा करता है कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट में किसी तरह की रुकावट आ सकती है। तो वो रेफर करते हैं एक सेंटर्स को या ऐसे किसी डॉक्टर्स को जो चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड हेल्थ दोनों में एक्सपर्ट होते हैं। अब वहां से इलाज शुरू होता है। इलाज में सबसे पहली चीज होती है माँ बाप की काउंसलिंग, पेरेंट्स काउंसलिंग सबसे पहले होती है कि आपके बच्चे को जो तकलीफ है ये है क्या, ये क्यों हुआ, और इस तकलीफ का आज के डेट में किस तरह की इलाज मुमकिन है। और कुछ केसेस में तो ये भी बताया जाता है कि इसका प्रोग्नोसिस, यानी कि इसका आने वाला कल कैसा होगा। अब ट्रीटमेंट की बात जो करते हैं, तो ट्रीटमेंट के कई फेज हैं। सबसे पहले पैदाइश के बाद जो ट्रीटमेंट शुरू होता है उसको इन्फेंट स्टिमुलेशन कहते हैं, यानी कि आप उस इन्फेंट को स्टिमुलेट करते हैं। जिन जिन चीजों में बच्चे में आपको डर है, सस्पेक्ट है कि वो डिले हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो आंखों के जरिया, कान के जरिया, है ना, टच के जरिया, हैंडलिंग के जरिया। फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और तब भी दिक्कत रह जाती है, तो उसको अर्ली इंटरवेंशन दिया जाता है। यानी कि बच्चे की वो जो डेवलपमेंटल प्रोफाइल है, जिसमें बच्चा ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल डेवलपमेंट, स्पीच, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, ये सारी चीजों को जांच के पहले पता लगाया जाता है कि सचमुच किस डोमेन में बच्चा पीछे है, और उसी डोमेन को फिर उसको इंटरवीन किया जाता है। उसको अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। अर्ली इंटरवेंशन के बाद भी अगर बच्चे को तकलीफ रह जाती है तो फिर उसके स्पेशलाइज डोमेन पे काम किए जाते हैं। जैसे अगर ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर में दिक्कत है तो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या डेवलपमेंटल थेरेपी। इसी तरह समझ में कमी है तो स्पेशल एजुकेशन, बोली में बच्चा पीछे है तो स्पीच थेरेपी। और हर बच्चा जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा उनको एसोसिएटेड डिसऑर्डर भी होगा। एसोसिएटेड का मतलब होगा कि कुछ तकलीफें अलग से आएंगी, जैसे दौरे पड़ेंगे, किसी के आंखों में तिरछापन, स्क्वीड होगा, या देखने में कमी होगी, किसी को सुनने में प्रॉब्लम होगा, किसी के दिल में सुराख होगा, किसी का हार्मोनल इंबैलेंस होगा। तो ये सारी तकलीफें भी साइड बाय साइड जांची जाती है। अगर हम ये देखते हैं कि किसी बच्चे को एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, होगा ही, तो उसका इलाज पहले किया जाता है साइड बाय साइड। इन्फेंट स्टिमुलेशन, डेवलपमेंट थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस तरह के बड़ी सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आज मौजूद हैं जो बच्चे के हर तकलीफ के हिसाब से उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है या ट्रीट किया जाता है। जी जी मैम। सर। सर आपने जैसे बताया कि भी जिस तरह की प्रॉब्लम है उनको अलग-अलग जैसे मैं सेरेब्रल पाल्सी है, तो उसमें मैं इससे पहले 3 ऐसे बच्चों का इंटरव्यू कर भी चुकी हूँ, तो वो उन सबका जी जी। जो प्रॉब्लम्स थी वो अलग तरह से हैं। 1-2 बच्चों का और जो पाइपलाइन में है करना है, किसी के स्पीच की प्रॉब्लम है, किसी को खड़े होने में प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक डिजीज में अलग-अलग कैसे होती हैं? उसका क्या कारण होता है? जी,
देखिए जितने भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर होते हैं, कहा जी, जाता है कि दुनिया में कोई भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर के 2 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। उसकी ओके। पहली वजह होती है, अगर आप हुँ, सेरेब्रल पॉलिसी को लें तो ब्रेन डैमेज। हर बच्चे का ब्रेन डैमेज जो है उसका एक्सटेंड अलग होता है। कोई माइल्ड जी, होते हैं, कोई मॉडरेट होते हैं, कोई सीवियर होते हैं। और ताज्जुब की बात है कि कई बार बच्चे के ब्रेन डैमेज सीवियर होते हुए भी बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है, क्योंकि जी, बच्चे के बाकी जो ब्रेन के सिस्टम्स है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बच्चा हेमीप्लीजिक है, यानी कि एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, तो उसके ब्रेन का एक हिस्से में खाली दिक्कत होगा। अगर डाइप्लीजिक है तो दोनों हेमिस्फीयर में होगा। अगर क्वाड्रिप्लीजिक है तो दोनों हेमिस्फीयर में भी होगा और साइड में भी होगा। तो सबसे पहली वजह तो होती है कि जो ब्रेन डैमेज होती है या ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक जैसा नहीं होता। क्योंकि कारण एक जैसा नहीं होता, इसलिए उनका मैनिफेस्टेशन भी एक जैसा नहीं होता। ये पहली कारण है। इसी तरह जेनेटिक डिसऑर्डर में भी कई सारे बच्चे, दो डाउन सिंड्रोम के बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की बनावट, जेनेटिक प्रोफाइल अलग होंगी। तो इसीलिए हर बच्चा जिसके साथ सेरेब्रल पॉल्सी हो, ऑटिज्म हो, डाउन सिंड्रोम हो या मिलती जुलती और तकलीफें हो, वो कभी एक दूसरे को कॉपी नहीं करेगा, लेकिन काफी चीजें एक दूसरे से मैच भी करेगा। जी। जी मैम। जी डॉक्टर साहब ये जो डिजीज़ेज़ हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सच में बहुत बड़ी जी प्रॉब्लम होती है कि एक प्रॉब्लम के साथ हमें जैसे कोई बीमारी होती है, कुछ दिनों में ठीक होती है, तो वो पेरेंट्स और उन बच्चों ने ताउम्र उसी के साथ रहना है, उसी के साथ एडजस्ट करना है। तो ये इसके लिए प्रिकॉशंस क्या जी ली जा सकती देखिए। हैं कि जो बच्चा पैदा हो एक परिवार में, वो हेल्दी हो और इस तरह की लाइफ़ लॉन्ग प्रॉब्लम उसे ना हो? तो पेरेंट्स क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? जी सर। जी देखिए, ज्यादातर केसेस में ये लाइफ लॉन्ग अब नहीं होते। एक दौर था जब इस डिसऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग या पॉसिबिलिटीज नहीं थी। तो वहां ये कहा जाता था कि देखो आपके बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी है तो सेरेब्रल पॉलिसी जो है ना ये जिंदगी भर तंग करेगा। आज के डेट में साइंस वहां तक पहुंची है कि सेरेब्रल पॉलिसी बच्चे को नियर नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे केसेस जरूर है जिनकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट या अंडर सुपरविजन या अंडर केयर रहते हैं। उनकी संख्या इस वक्त 10% से ज्यादा नहीं है। 90% बच्चे सेरेब्रल पॉलिसी के डैमेज जो ब्रेन में हुआ है वो तो रहेगा। उस डैमेज के लिए हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि कुदरती तौर पर वो डैमेज भरना नहीं है, या तो घट जाता है या वैसा ही रहता है। लेकिन बच्चे की जो लाइफ पे असर पड़ता है उन चीजों को वक्त के साथ मैनेज किया जाता है। और इस वक्त तो अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल में बहुत कम बच्चे हैं जो पूरी तरह से जो है डिपेंडेंट हो। हाँ, ये जरूर है कि सभी बच्चे चलने में इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि चलने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। वो सारी चीजें अगर बच्चे के साथ मौजूद है, प्लस वो सारी सिस्टम उनको अवेलेबल हो जाए, सही वक्त में सही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो वो शायद किसी ना किसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लायक बन सकता है। जी मैम। जी सर जैसे आपने बताया कि हर बच्चे का अलग प्रॉब्लम होती है उसमें, तो मैं जो जानना चाहती हूँ कि जब आपके पास इस तरह का पेशेंट आता है, कोई पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होता है, शॉक होता है कि जी हाँ, हमारे बच्चे की ये समस्या है क्योंकि बच्चे के लिए तो कोई कुछ भी नहीं सह सकता कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आप उस जी एंग्ज़ायटी जो पेरेंट्स की उसके साथ कैसे डील करते हैं? और किस तरह से ये प्रिकॉशंस आगे के पेरेंट्स को देते हैं कि उनका बच्चा ठीक-ठाक हो, इस तरह से सीपी या ऑटिज़्म वगैरह ना हो उनको? देखिए, हमारे फील्ड में सबसे मुश्किल काम यही होता है कि डायग्नोसिस को माँ बाप तक ले जाना। पहले ये समझना कि इस बच्चे को ये दिक्कत है और उस दिक्कत के बारे में माँ बाप को बताना। और ये एक बहुत ही हाईली टेक्निकल प्रोसीजर कहा जाता है, जो जिसमें आप काउंसलिंग भी कर रहे हैं और प्रॉब्लम के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है
कि सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, एक चीज को पॉजिटिव वे से प्रेजेंट करना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेरेब्रल पॉलिसी किसी के बच्चे को है और वो डायग्नोसिस करके हमारे पास आता है, या हम पहली बार खुद हमारे पास ही पहली बार आता है, हम ही डायग्नोसिस करके देते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होता है उस तकलीफ के बारे में माँ बाप को बताना कि ये तकलीफ है क्या, और इस तकलीफ में क्या क्या किया जाता है जिससे कि बच्चा बेहतर 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 होता चला जाए। ये सच बात है कि कोई भी माँ बाप ये कभी उम्मीद नहीं करेंगे उनके बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो। फैमिली को एक्सेप्ट करवाने में उस बच्चे के लिए एक वक्त लगता है, लेकिन हर माँ बाप एक ना एक वक्त में बच्चे को एक्सेप्ट करता है और वहीं से बच्चे की जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाता है। ये सच है कि अमूमन माँ बाप कई बार ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसे कुछ नहीं किया था, है ना, हमारे फैमिली में तो हमने किसी के लिए बुरा नहीं किया, भगवान ने हमें ऐसा क्यों दे दिया। ये सारी चीजें वो जरूर कहेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है कि उनको सबसे पहले ये समझाना कि इन साइंटिफिक कारण है इस बच्चे का, इस तकलीफ का, इसलिए इन बातों को आप किसी चीजों से मत जोड़ो। आप ये समझो कि आपके बच्चे में पैदाइश के वक्त में या प्रेगनेंसी में जो दिक्कत हुई, वो दिक्कत की वजह से बच्चे के साथ ये दिक्कत आई है, और ये दिक्कत अमूमन इस तरीके से काफी कम किया जा सकता है, कभी कभी ठीक भी किया जा सकता है। सो सच्चाई के साथ जब आप माँ बाप को काउंसिल करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं, तो लगभग सभी माँ बाप बच्चे को एक्सेप्ट करते हुए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, उनमें से कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो जल्दी ठीक करना की तलाश में रहते हैं, और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो आपसे सुनना चाहते हैं कि उनके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। वहां दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि हम आंखों देख के देखते हैं कि बच्चे को तकलीफ है, माँ बाप भी इस बच्चे देखते हैं कि उनके बच्चे को तकलीफ है, लेकिन उनका दिल मानने को तैयार नहीं है, उन्हें थोड़ा समय दिया जाता है, और एक्सेप्ट नहीं कर कुछ समय पाते। के बाद वही माँ बाप मेहनत करते हैं। जी कई बार वो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि बच्चा को ये प्रॉब्लम है। तो सर, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, अब इस रेशियो में बच्चे भी कम हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे देश में सफिशिएंट है कि जो बच्चे गरीब या अमीर परिवार कहीं पे भी पैदा हुए हैं, जिनके इस तरह की कोई प्रॉब्लम है डेवलपमेंटल, तो क्या हमारे देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सभी का इलाज किया जा सके, सभी को डॉक्टर्स उपलब्ध हों? काफी हद तक जो है इस वक्त मेट्रो सिटी में तो है, जितने भी मेट्रो सिटी इंडिया के बड़े सिटीज बड़े टाउन्स में तो बहुत अच्छे इंतजाम है। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान के गांव तक ये फैसिलिटीज नहीं है, इसमें एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है, और हम हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक फोकस ये भी होता है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकली सपोर्ट करना ताकि इन बच्चों पे काम करे। तो मेरी तरफ से कहना ये होगा कि हर बच्चे को ट्रीटमेंट मिले, इतनी जागरूकता या अवेयरनेस तो अभी नहीं आई है। हाँ, लेकिन चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है, आज के दौर में लोग पता लगा लेते हैं, और अगर उनके पास साधन है तो अपने बच्चे को बेहतर सुविधा तो उपलब्ध करा पाते हैं। लेकिन जहां तक गांव की बात है, उनके लिए शायद अभी बहुत वक्त लगेगा। इतना वक्त जितना शहर में हम दे पाते हैं उतना गांव में दे पाए, उसके लिए समय लगेगा, ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल, क्योंकि शहरों में बहुत सी एनजीओज़ भी होती हैं, जो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर देती हैं। इस तरह से कहीं पे जो बच्चे अब जिनके पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर देती हैं। कई एनजीओज़ काम कर रही हैं, बच्चों की बीमारियों को लेके वो इलाज करवाने के लिए सपोर्ट माँगते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे करके भी देते हैं। लेकिन दूर-दराज़ गाँवों में ये सुविधा, जैसे आपने भी बताया, जी कि नहीं है ये सुविधा अभी। तो सर, एक पार्ट और है कि क्या ये इलाज जो हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के डॉक्टर्स, तो क्या ये अफोर्डेबल है, जो कि गरीब जी परिवार का बच्चा है, जो गरीब परिवार का बच्चा है, क्या उसके पेरेंट्स कर सकते हैं इसको अफोर्ड, या उसके लिए कुछ आप सुविधा देते हैं विशेष? जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाज जो इन बच्चों के लिए है उसमें मेहनत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा है, और जो कि माँ बाप को ही करना है।
चूंकि माँ बाप को करना है, अगर माँ बाप को सही ढंग से ट्रेन किया जाए तो सभी बच्चे को फायदा होगा। जहां तक दवाइयों का रोल है, इनकी दवाइयां, कुछ दवाइयां तो महंगी हैं, लेकिन ज्यादातर दवाइयां आमतौर पर जो है पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी बच्चों को इलाज मिल सकता है। और मैंने तो हिंदुस्तान के ऐसे छोटी छोटी जगहों में भी देखा जहां भले स्पॉन्सरशिप ना हो, लेकिन कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज्यादा है। इस कम्युनिटी सपोर्ट का फायदा बच्चों को बहुत मिलता है। आपको ताज्जुब होगा कि लद्दाख के बच्चे, लगभग सभी बच्चे इंडिपेंडेंट हैं अपने कामों में, जबकि दिल्ली जैसे शहर में शायद लद्दाख की तरह वो कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है जो लद्दाख में छोटी जगह में है। तो इस वक्त ट्रीटमेंट की जहां तक बात करें, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि 75% इसमें मेहनत है, 25% में दवाइयां, इंजेक्शन, सर्जरीज, स्प्लिंट्स, इस सारी चीजों का रोल आता है। जी। सर, ये जो जिन बच्चों को आप ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इस तरह के डॉक्टर्स भी कम हैं, और सक्सेस रेट क्या है? कितने बच्चे आपके हिसाब से जो आपके पास आते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन में हैं, आपके नेटवर्क में हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं और फर्दर इम्प्रूवमेंट का वो चांस अभी भी उनके पास है? जी, इसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो जी। इसके 3 कॉमन जो है ना, जिसे हम कहते हैं कि पोस्टुलेट्स है। एक, राइट डायग्नोसिस, हुँ। दूसरा होता है राइट जो है ना टाइमिंग, तीसरा होता है राइट इंटरवेंशन। यानी कि डायग्नोसिस अगर एक अच्छे डॉक्टर ने सही समय पे कर दिया और सही जगह पहुंच गए तो सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये तीनों फैक्टर्स बहुत कम जगह कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। पहली बात तो डायग्नोसिस करते करते एक लंबा समय निकल जाता है। आज हम डायग्नोसिस बच्चे की पैदाइश के 4 हफ्ते में कर सकते हैं, वही बच्चा अमूमन 4 साल तक डायग्नोसिस नहीं होता। तो पहला वाक़ई 4 साल जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट कुदरती ज्यादा होता है, वो वक्त तो निकल गया। जी। दूसरा होता है राइट टाइम का इंटरवेंशन, कि कई बार डायग्नोसिस हो जाता है लेकिन पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से समय निकलता चला जाता है। जाने अनजाने कहीं ना कहीं उनको ये पता लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत या इतना बच्चे के साथ क्यों कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी काफी समय निकलता है। और तीसरा जो बहुत, जिसे सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, वो है राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि ट्रीटमेंट की परिभाषा जो है, अभी भी ज्यादातर लोग जो है ये समझते हैं कि मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूं तो मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे काम में, चाइल्डहुड डिसऑर्डर में ऐसा नहीं है। अगर आप एक बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप सिर्फ 10% ही इलाज कर रहे हैं। आप अगर एक बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो शायद 15% करा रहे हैं, 85% तो उनके दायरे में आता ही नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कई बार आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और आप समझ रहे हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी का तो मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूं। नहीं, आप तो शायद 20% भी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी में सेरेब्रल पॉल्सी के ट्रीटमेंट का 20% भी पार्ट नहीं आता। क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी ट्रीट करने के लिए आपको एक टीम चाहिए, कहा जाता है एक गांव चाहिए। लगभग 45 एक्सपर्ट्स हैं जो सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे की जिंदगी में कहीं ना कहीं इंटर करेंगे। अगर वो मौजूद नहीं है और आप किसी एक के पीछे भाग रहे हैं तो आप गलत दिशाई में भाग रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन नहीं बना, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बना इसलिए सक्सेस रेट आपका बहुत बढ़िया तो नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी कॉम्बिनेशन, जैसे दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ट्रीटमेंट की कॉम्बिनेशन इतनी बेहतर है, इंडिया में भी इतनी बेहतर कुछ जगह में, कि वहां सक्सेस रेट आज के डेट में 90% को क्रॉस कर चुके हैं। उनमें से हमारा भी सेंटर है जहां आज के डेट में अगर आप 60 बच्चे देखते हैं तो उनमें से 4 ऐसे बच्चे मुझे दिखाई पड़ता है जो शायद व्हीलचेयर पे जाएगा, लेकिन बाकी 56 बच्चे एक एक ना एक तरीके से अपने जीवन इंडिपेंडेंट गुजार सकते हैं। लेकिन
माँ बाप को जरूरत है समय देने का, सिस्टम्स के साथ आगे बढ़ने का, समय समय पे और डॉक्टर्स की मदद लेने का, जहां जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की जाती है साइंटिफिकली उनको एक्सेप्ट करने का। एग्जाम्पल के तौर पर सर्जरी सेरेब्रल पॉल्सी का स्पास्टिक वैरायटी के लिए एक कॉमन इलाज है। माँ बाप सर्जरी से बहुत डरते हैं, बहुत माँ बाप कहते हैं डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं कराएंगे चाहे कुछ भी करना हो। वहां उस बच्चे का सक्सेस रेट तो घटेगा ही घटेगा। इसी तरह से कई बार लोग स्पेशल एजुकेशन से भागते हैं, उनका मानना होता है कि मेरे बच्चे की समझ तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इनको स्पेशल एजुकेटर की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा बच्चा मंदबुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं है, बच्चे खाली मंदबुद्धि के लिए स्पेशल एजुकेटर नहीं होता। स्पेशल एजुकेटर एक सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को भी मदद करते हैं राइटिंग में, अल्टरनेट मोड ऑफ कम्युनिकेशंस में, रेमिडियल एजुकेशंस में। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट अगर अच्छा मिला, तीनों फैक्टर आपका पॉजिटिव है, तो सक्सेस रेट बहुत बेहतर है। का कहना ये है कि अगर सबसे पहले तो जो पेशेंट और पेरेंट्स है वो एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है और फिर सही तरीके से इलाज करें, सही जगह से इलाज करें, तो सक्सेस रेट जो अब है उससे बहुत बेहतर हो सकता है और बहुत केसेस में है भी। हमारी एक छोटी-सी, हम तो छोटी-सी मानते हैं, हमारी सखी है नंदिनी, हमें बहुत छोटी है हमारे से, जी जो कि आपकी पेशेंट है, उन्होंने हमें आपके बारे में बताया। जी जी और जी हमें जी लगा जी जी कि जब ये बच्चा इतना शार्प है और इतना कुछ हमें सिखा जाती है वो, तो आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हीं की इन्फॉर्मेशन से ये पता लगा, कविश भी आपके पास आए जी जी थैंक यू हैं, मैम। उनके पे हाँ जी, तो बहुत से बच्चे हैं जो आपके पास आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का जो नज़रिया है और जो जीने का तरीका है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके परिवार भी इम्प्रूव कर रहे हैं। सर, जो रिसर्च जी लेटेस्ट हो रही है, उस तक आप कैसे पहुँचते हैं? जो नई टेक्नोलॉजी, नई रिसर्च आती है, तो उस तक आप कैसे पहुँचते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, हर जगह रिसर्च चल रही है, तो आपको उसका जी लेटेस्ट ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? देखिए, ये जो रिसर्च की जहां तक बात है, रिसर्च हम लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं या हम उन तक पहुंच जाते हैं क्योंकि आज डिजिटल दौर में वेबसाइट जो है, जैसे हमारी वेबसाइट है ictdelhi.org, तो इस वेबसाइट की एक अच्छी रैंकिंग है। जब भी कोई रिसर्च होती है तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी एसोसिएट पार्टनर की जरूरत होती है। जैसे आज हम दुनिया के 5 रिसर्च प्रोजेक्ट के हिस्से हैं और आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि इस वक्त हिंदुस्तान में सेरेब्रल पॉलिसी के 4 जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है वो चारों का रिसर्च का हिस्सा मैं रहा। उनमें से पहला हिस्सा मैं रहा बोटॉक्स का, बोटॉक्स नाम की इंजेक्शन जिनकी इंडिया में शुरुआत हुई, उनकी प्रोग्राम में जो 4 लोगों को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया उनमें से एक मैं था। इसी तरह से बात इंट्राथेकल बैक्लोफेन नाम की एक पंप है जो स्पास्टिसिटी अकड़ापन घटाने के लिए हम लगाते हैं, उनकी रिसर्च पार्टनर मैं रहा। ऑक्सीजन थेरेपी एचबीओटी एक दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, वो हमें पार्टनरशिप में उस प्रोग्राम को साथ रखा। इसी तरह से स्टेम सेल थेरेपी जब कंपनियां आई तो 4 कंपनी हमें उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना के रखा ताकि हम उनको स्टडी करके दें। तो आज के डेट में स्टडी का हिस्सा बनने का हमारे लिए सबसे आसान तरीका होता है हमारा वेबसाइट और प्रोफाइल। जैसे अभी आपने कहा कि नंदिनी की वजह से मेरे तक पहुंचे, इसी तरह से जो हमारे एसोसिएटेड हैं, जो आप लाखों में हो चुके हैं, वो जब उनके से इस तरह की बात होती है तो वो कहते हैं कि फला को आप कांटेक्ट कीजिए क्योंकि फला के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है और केसेस हैं, यानी कि बेनिफिशरीज हैं। अब हम अपने डाटा को भी उनके साथ शेयर करते हैं कंसेंट पेपर के साथ। हम हर पेरेंट्स को जो हमारे पास आज के डेट में आते हैं, एक फॉर्म हम फिल करते हैं, उसको इंटेक फॉर्म कहते हैं, उसमें पेरेंट्स को साइन करना होता है। उसमें 3 लाइन लिखी होती है कि उन्होंने हमें परमिट किया कि हम उन बच्चे के बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, डिजिटल रिकॉर्ड करेंगे और जहां जरूरत होगी नुकसान पहुंचाए बिना उनको हम जरूर पब्लिश या जो है शेयर करेंगे। तो इस तरह से हम रिसर्च का हिस्सा होते हैं या रिसर्च को हम अपना योगदान देते हैं।
जैसा कि मैंने अपने साथियों से मैं बात करना चाहूँगी, जो हमारे दर्शक साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं और कुछ दर्शक लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो जी, उनके कमेंट्स के बारे में अभी मैं दोबारा बात करती हूँ। इन द मीन टाइम हम डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि बहुत सी जी, कॉन्फ्रेंसेज़ अटेंड करते हैं और इसके साथ शुरू में मैंने बताया था सर को बहुत से सम्मान भी मिले हैं। तो एक छोटा-सा वीडियो देखते हैं हम और आगे बातचीत चलाएँगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और बातचीत का हिस्सा बने रहें। बहुत सुंदर। सर शायद कुछ करने लगे हैं। इन द मीन टाइम मैं आगे बात करती हूँ अपने साथियों से। हमारे दर्शक सुदेश चुग जी, नंदिनी बजाज, संतोष हाफिजा जी, रश्मि वर्मा, इंदु हांडा, कौशल बिंदलेश, पूजा बजाज, परवीन बजाज, इनके साथ ही हमारे साथ कुछ और भी दर्शक हैं जो लगातार जुड़े हैं। दीपक अग्रवाल जी, वास्तु, अनिविद अनीता, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप साथ में जुड़े हुए हैं। बीच में रश्मि वर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा है सर, व्हाट कैन बी डन विद चाइल्ड विद डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग थिंग्स एंड नेम्स ऑफ जी, पर्सन्स? इसके बारे जी। में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। अ, इसके इसका जो ताल्लुक है सवाल का वो कॉग्निशन से है, यानी कि समझ के साथ है। तो समझ के लिए आज के डेट में रेमिडियल एजुकेशन, कॉग्निटिव थेरेपी के कुछ नए आयाम आए हैं जो स्पेसिफिक साइंटिफिक टेक्निक के जरिया लोगों की यानी कि बच्चों की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये टेक्निक के लिए आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर की मदद लें जो कॉग्निटिव थेरेपी के जरिया कॉग्निशन इन्हांसमेंट की जो है प्रोसीजर के इस यूज करके मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें लोगों के नाम याद रखने की मेमोरी का टेक्निक भी होगा। जी सर। सर नंदिनी बजाज जो आपकी पेशेंट हैं, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट के लिए बहुत थैंक्स बोला है और इसके साथ ही एक हमारी जी, दर्शक हैं, इंदु हांडा जी, जिन्होंने जो कि बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं नंदिनी बजाज से, जी, उससे बहुत प्यार करती हैं और उसके साथ बहुत उससे हेल्प भी लेती हैं, हेल्प करती भी हैं, लेती भी हैं और दोनों मिलके ये दोनों भी एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो सर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिन क्षेत्रों में आपको अवार्ड्स मिले हैं, जैसे हमने वीडियो में भी देखा कि आपको पीजीआई अवार्ड, प्रतीक जी, अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, तो वो आपके लिए क्या रेलेवेंस रखते हैं और किस कैलिबर के लिए वो मिले हैं? जी। जी सर। देखिए, जो मुझे अवार्ड मिले हैं उसमें से ज्यादातर अवार्ड तो इस काम के लिए मिले हैं जिस सेरेब्रल पॉल्सी में कहा जाता है कि दुनिया में अगर 10 लोगों के नाम आप लेंगे तो उनमें से एक नाम मेरा आएगा सेरेब्रल पॉल्सी के मैनेजमेंट में। तो इसी तरह से आज सेरेब्रल पॉल्सी के बाद जो दूसरी जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म में जो है अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ऑटिज्म है। सेरेब्रल पॉल्सी में तो हमने बहुत आगे निकल गए, हम बहुत आगे। तो ऑटिज्म की दुनिया में हम काम करते हैं, तो जहां कहीं भी रेलेवेंसी होती है कि जो अवार्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे एक अवार्ड मिला है इस वक्त इंग्लैंड से, तो वो है पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ केयर और मदर्स एंड बेबी अवार्ड। ठीक है, तो रेलेवेंस ये था कि मैंने एक कोर्स किया जिसका नाम है जीएमए, जनरल मूवमेंट असेसमेंट, यानी कि बच्चे के पैदाइश के वक्त बच्चे के मूवमेंट को देखकर मैं ये बता सकता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इसके एबनॉर्मल डेवलपमेंट होंगे या नॉर्मल। तो इस तरह की जो कुछ चीजें मैं कर सका आप लोगों के आशीर्वाद से और मेरे जो एसोसिएट मेंटर्स की हेल्प से, तो वो एक रेलेवेंसी बनी इस अवार्ड के लिए।
जी, जी, ये सर आपकी मेहनत है और आपकी कैलिबर है जिसकी वजह से वो मिले, और आशीर्वाद तो एक उस ऊपर वाले का होता है, ईश्वर का, और उसी के साथ हम ये इतने बड़े काम कर सकते हैं। सर, आपसे कोई जी, सक्सेस स्टोरी, आपने इतना बड़ा अनुभव प्राप्त किया है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें किसी भी जी, बच्चे की, या कोई और आपका अनुभव? जी, जी, जी। इस तरह के तो बहुत बच्चे हैं, अगर मैं कहूँ हज़ारों में तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि ओके। हज़ारों से ज़्यादा है और उनमें से मैं तो चाहूँगा कि कुछ के इंटरव्यूज़ आप करें, उनमें से 1-2 लोगों के नाम आपको जो है मैं फॉरवर्ड भी करूँगा। दीजिए सर। श्योर एग्ज़ाम्पल के सर, तौर श्योर। पर एक हाँ, 2 बच्चे के बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ, है ना? उनमें से जी, एक बच्चा जो असम से है, जी। जिनके साथ स्पाइना बाफिडा नाम की तकलीफ है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में एक सुराख की वजह से पैर काम नहीं करते, वो सहारे से चलते हैं। उन्होंने हाँ जी। नीट क्लियर किया। वेरी गुड। आज की डेट में उनको लेकिन बदकिस्मती से परसेंटेज जो है डिसेबिलिटी का ज्यादा होने की वजह से, देखिए, दिमाग तेज लेकिन शरीर साथ नहीं दिया, तो एमबीबीएस हुँ। एमबीबीएस में उसकी एडमिशन नहीं हो पाई। आज वो इंजीनियर है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, एक बच्चा दिल्ली से है जो इस हुँ, वक्त अमेरिका में है, और जब वो इंडिया जी, में थे तो वो मॉडलिंग करते थे, और मॉडलिंग के जरिए महीने में 25 लाख से ज्यादा कमाते थे, जो ग्रेट। नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जिनको हाँ, देखकर आज हाँ। कोई नहीं कह सकता है, तो वो एक मास्टरपीस है। इसी तरह से दूसरा बच्चा जो इस वक्त वकील है, एक बच्चा बच्चा क्या बड़ा हो गया, वो डॉक्टर है। तो इस तरह जी, से अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो शायद एक लिस्ट मुझे रखना पड़ेगा। जैसे मैं डॉक्टर रितेश सिन्हा की अगर बात करूं, जो मेरे एसोसिएट भी हैं, इस वक्त करनाल में है, पीएचडी है। और सिर्फ रितेश अकेला नहीं, रितेश के साथ 7 पीएचडी ऐसे बच्चे या लड़के हैं जो अमूमन जो है मेरे, जो है एक तरह से कहिए कि क्षेत्र छाया में समीर चतुर्वेदी, जो नोएडा की बात कर रहा हूँ, पीएचडी है। तो पीएचडी की संख्या तो शायद आप 100 के ऊपर चली गई है। इसी तरह से डॉक्टर्स की संख्या शायद 30 के आसपास जा चुकी है। इंजीनियर की संख्या तो शायद 400-500 के ऊपर जा चुकी है। तो ये वो बच्चे हैं या ये वो माँ बाप हैं। देखिए, हमारा है सही रास्ता दिखाना। मैं हर माँ बाप को एक ही बात कहता हूं कि रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है, रास्ता कठिन है, चलना आपका फर्ज है। और मेरी तरफ से एक बात की मैं एश्योर कर देता हूं कि जो मैं रास्ता बताता हूं, उससे शॉर्टकट या उससे बेहतर रास्ता इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए इस रास्ते को आप चुने। जो चुनते हैं, सही दिशा में निकलते हैं, सही इफर्ट करते हैं, वो एग्जाम्पल बन जाते हैं। जैसे नंदनी, बहुत दिक्कतों के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ने दिल्ली में रहकर जो मेहनत की है, वो एग्जाम्पल आज भी मैं दूसरे माँ बाप को देता हूं। आर्यन आर्या नाम का एक बच्चा है, तिवारी से आता है, अब तो खैर दिल्ली शिफ्ट कर गया। उनकी माँ सुबह 5 बजे निकलती थी रेवाड़ी से, और यहाँ सेंटर पहुंचकर सारा काम करके शाम के 4 बजे वापस जाती थी। उस माँ बाप ने जो मेहनत की है, उसका बेटा आज एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल कहा जाता है कुदरती नहीं बनते, उसके लिए इफर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत जी। एग्जाम्पल होंगे। जी मैम। हाँ जी। जी, सर, जैसे आपने नंदिनी का नाम लिया, नंदिनी अपना यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं, और नंदिनी बहुत से दूसरे चैनल्स जी, के लिए भी काम कर रही हैं, और वो उसकी जो सारी टेक्निकल पार्ट्स है वो धीरे-धीरे काम सीखती जा करती रही हैं, और है। इस काम में वो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। जी, तो जी, ये बहुत बड़ी बात है कि धीरे-धीरे जो सही लोग हैं, आस-पास बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा जी, विमेन टीवी इंडिया का, बाकी लोग जो काम नहीं कर पाते वो कर लेती हैं, वो हम सबसे आगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जी, जी। एक जो आत्मविश्वास है बच्चे का, वो बना एग्ज़ैक्टली, रहे, और हुँ, आत्मविश्वास को हम डगमगाने ना दें, और हुँ, उसी के रास्ते पे ही आगे चलते जाएँ। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब बताया जी, कि अगर सही डॉक्टर को चुनें और सही इलाज करते चलें, ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी बच्चे को जैसे टीचर मिलता है, कोई एक टीचर मिलता है जो बहुत आगे ले जाता है, और उस टीचर के साथ वो बच्चा क्लिक कर जाता है,
और उसी के रास्ते को अपनाता है। इसी तरह से ही डॉक्टर का भी है कि अगर सही जगह पे सही इलाज शुरू होगा, तो हमारे देश में जो बच्चों की ये समस्या है, और जैसे आपने बताया कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, इस तरह से डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं, तो वो अपना जो वो लिमिटेशंस जो दी हैं एक बार ईश्वर ने, उनको तोड़ के वो आगे निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ी उम्मीद जगाई है सर आज के कार्यक्रम में आपने, बिल्कुल कि सही। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर सकते। वो कर सकते हैं, सिर्फ एक समय की बात है, और बहुत राइज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल्स दिए, जिसको सुन के बहुत ही मतलब हमारे लिए भी एक एनलाइटनिंग सेशन रहा कि हम कहाँ तक हम सोच सकते हैं कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है, उससे आगे आपने एग्ज़ाम्पल्स दिए। सर, अंत में जो कुछ भी जी। आप आखिरी शब्दों में कहना चाहें, हमारे दर्शकों को जो संदेश देना चाहें या कोई अनुभव साझा करना चाहें, माइक इज़ विथ यू सर। जी मैम। जी, मैं सभी से, जितने भी जो जो इस यूट्यूब चैनल्स में शामिल होंगे, जो आज देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, ये एक ऐसी कंडीशंस हैं, जिसे ज़रूरत है स्टिमुलेशन का, जिसे ज़रूरत है सपोर्ट की, जिसे ज़रूरत है इंटरवेंशन की। और ये चीज़ों को देने के लिए सिर्फ़ माँ-बाप की ज़रूरत नहीं है। माँ-बाप के अलावा उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, सुसान कम्युनिटी, सरकार, समाज सभी की ज़रूरत है। क्योंकि डिसेबिलिटी में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, जो डिसेबिलिटी की वजह से स जो है बहुत आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हर जगह व्हीलचेयर नहीं जा सकता। तो समाज जी, का काम है कि व्हीलचेयर की एक्सेसिबिलिटी बना दे। इसी तरह से अगर एक बच्चे को चलने में दिक्कत है और बच्चा ट्राइपॉड या एल्बो क्रचेस से चलता है, तो उसे मौका दे, जगह दे, और उसके साथ जो है ये सोचकर उनसे बात करे कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, दिमाग तो नॉर्मल है। क्योंकि बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे जो मैं देखता हूँ, जो आज बड़े हो गए हैं, उनकी शिकायत एक ही होती है कि ज्यादातर लोग जो बाहर की दुनिया में उन्हें जो है ये सोचकर बात करते हैं कि बच्चा ही है या मजबूर है। हमारे जितने नहीं, भी एसोसिएट रहे, उनका मानना यह है कि हम भी इंसान हैं, हमें इंसान की जी, तरह देखा जाए, हमें जहां जरूरत हो वहां मदद मांगे तो मदद दें। हमारे लिए जो है अलग से कुछ नहीं करना, लेकिन एक सिस्टम को जरूर फॉलो कीजिए जहां हमारी भी इज्जत बनी रहे। तो मैं माँ बाप से कहूंगा कि आप मेहनत करें, उम्मीद बनाए रखें। समाज में सभी से कहूंगा कि डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें, उन्हें मौका दें, क्योंकि सारी डिसेबिलिटी के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि समझ कम नहीं होता। समझ कम होने की संख्या तो बहुत कम है। ज्यादातर लोग तो जो है इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे नंदनी, तन्मय, तनय बजाज, तन्मय शुक्ला, तन्मय मिश्रा आज जज बनने जा रहे हैं। तो जज बनकर आज निकल वो जज बन, एक आईएएस है अर्पित जैन। तो इस तरह न जाने कितने बच्चे हैं जो आईएएस हैं, जो जज हैं। तो यही बच्चे बनते हैं। इसलिए इन बच्चों को एक इज्जत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, सही समय में मदद की जरूरत है। अगर ऐसा हम हमारा समाज करेगा, तो ये वक्त, आने वाला वक्त आज से और बेहतर होगा। और आपका, जी आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, आपका थैंक्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और इतनी खूबसूरत जानकारी दी। हमारा नज़रिया इसके प्रति एक बदलाव लाया है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि समाज में वो दिन दूर नहीं जब सरकार की भी पूरी सपोर्ट होगी हर चीज़ में, और कोई किसी भी इंसान में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद।